रैंकिंगपीडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो सामान्य विज्ञान के टॉपिक भौतिक विज्ञान का लेक्चर नंबर 3 है और इस वीडियो में हम इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रैंकिंगपीडिया एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे एप्लीकेशन रैंकिंगपीडिया एजुकेशन को तुरंत इंस्टॉल कर लें, जहां पर आपको अपकमिंग और प्रीवियस क्लास के नोट्स वाईटी क्लास नोट सेक्शन पर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे, जहां से आप उसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट देख लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो क्या नहीं है गुरुत्वाकर्षण? कृत्रिम उपग्रह के पास या जो है गुरुत्वाकर्षण में नहीं आता है, इसको नहीं जोड़ते हैं गुरुत्वाकर्षण में। चलिए ऐसे आता है अगले क्वेश्चन में। स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद गिरेगी कहां पे? यात्री के हाथों में, क्योंकि एक्शन अगर होगा तो रिएक्शन भी होगा। अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट में आप कोई भी चीज फेंकोगे तो उसके अगेंस्ट में आपके बॉल वो वापस ही नीचे गिरकर आएगी आपके हाथों पे। चले आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जी का मान न्यूनतम क्या होता है? तो वह है विषुवत रेखा पर, जो विषुवत रेखा होती है उस पर जो है जी का मान न्यूनतम होता है। जी यानी ग्रेविटेशनल ग्रेविटी। चलिए ऐसे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अप्रयुक्त किताब 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया था। यह एक उदाहरण किसका है? यह एक उदाहरण है न्यूटन के गति के प्रथम नियम का, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। या उसका एग्जाम्पल है कि अप्रयुक्त जो किताब है वह 2 वर्ष के लिए शेल्फ पर बनी रही जब तक उसे हटाया नहीं गया। चले ऐसे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैं दीवार पर मारने के लिए गेंद फेंकता हूं और वह वापस मेरे पास आ जाती है। यह उदाहरण किसका है? यह उदाहरण है न्यूटन के गति के तृतीय नियम का, यानी एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप एक्शन करेंगे तो आपको वापस में रिएक्शन मिलेगा। तो यह एग्जाम्पल किसका है? न्यूटन लॉ ऑफ थर्ड मोशन, यानी थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन मोशन। चलिए ऐसे आता है अगले क्वेश्चन पे। वह वेग है जिससे उपग्रह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति से बाहर निकल जाए उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पलायन वेग। उस वेग का क्या नाम है? उस वेग का नाम है पलायन वेग। यह एक ऐसी वेग होती है जिसमें उपग्रह यानी सभी जो प्लेनेटरी प्लैनेट्स हैं वह पृथ्वी की गुरुत्वीय शक्ति यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाते हैं, तो वह है पलायन वेग। चले ऐसे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक सितार में ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो वह है अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की। क्या है वह? वह है अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की। इस तरह की जो ध्वनि है वह सितार से उत्पन्न होती है। चलिए ऐसे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम दिया था किसने? यह नियम दिया था न्यूटन ने। जो न्यूटन थे, साइंटिस्ट थे न्यूटन, उन्होंने यह लॉ या नियम दिया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिफ्ट में किसी पिंड का आभासीय भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट में क्या हो? यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है, यानी अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ चढ़ रही है, जा रही है, तो उस वक्त क्या होता है? लिफ्ट में किसी भी पिंड का आभासी भार जो है उसके वास्तविक भार से ज्यादा हो जाता है। चलिए ऐसे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है। जल में इसका भार कितना होगा? तो वह होगा शून्य। जो जल का भार होगा वह कितना होगा? वह होगा शून्य। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है? तो उस वक्त पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा जो है अपरिवर्तित रहती है। मतलब मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, वह कांस्टेंट रहती है, मात्रा उतनी की उतनी ही रहेगी, लेकिन पृथ्वी का भार जो है उसका वेट जो है वह बढ़ जाएगा। चलिए ऐसे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? उसका भार घट जाता है। ये आपको पता ही होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि उस वक्त क्या होता है? उस वक्त किसी भी इंसान का जो भार है वह घट जाएगा। चलिए ऐसे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित क्या रहेगा? तो वह है घनत्व। जो घनत्व होता है वह कांस्टेंट रहता है, वह अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है जब वस्तु की मात्रा बदलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो वह भौतिक राशि जो नहीं बदलेगी वह क्या होगी? वह होगी आयतन। आयतन जो होगी वह इकलौती एक भौतिक राशि होगी जो बिल्कुल भी नहीं बदलेगी।
बाकी सारी क्वांटिटीज जो है भौतिक राशियां बदल जाएंगी, लेकिन आयतन जो है वह नहीं बदलेगा बिल्कुल भी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्योंकि क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, और जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। गर्मियों में आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोलक की घड़ियां होती है वह सुस्त पड़ जाती हैं, वह थोड़ा धीरे काम करने लगती हैं। तो उस वक्त उसका कारण क्या होता है? उसका प्रमुख कारण यह है कि लोलक की लंबाई एक तो बहुत बड़ी होती है, जिससे क्या होता है कि उसकी इकाई दोलन में जो लगा हुआ समय होता है वह भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसकी वजह से वह घड़ियां जो हैं वह गर्मियों में सुस्त पड़ जाती हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस क्या होता है? कि बाल्टी जो है पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। जो सरफेस है वाटर का, जो पानी की सतह है उससे ऊपर वह उसका भार हो गया है, वह काफी भारी हो गई है। हमें यह महसूस होता है उस बाल्टी में जब हम कुएं में डालते हैं उस बाल्टी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन यानी जो रेखा होती है वह तल के अंदर रहती है। इस वजह से जो है पीसा की झुकी हुई मीनार वह गिरती नहीं है। तो इसमें भी फिजिक्स लगती है, इसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है आपका, जिसकी वजह से वह पीसा की जो दीवार होती है वह आपको हल्की सी टिल्ट लगेगी, हल्की सी झुकी हुई लगेगी, लेकिन वह गिरेगी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स अपना असर दिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी? तो वह होगी कि बम के ठीक ऊपर क्या होगी? वह होगी बम के ठीक ऊपर, बिल्कुल वैसी स्थिति होगी हवाई जहाज की। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा किस चीज से? ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर। यानी उसके ऊपर जो छेद है उसका कितना एरिया है, उसका कितना क्षेत्रफल है, और उस पर रखे गए कोई भी वजनीदार चीज से। इन दो चीजों पर निर्भर करेगा क्या? प्रेशर कुकर के अंदर का जो उच्चतम तापमान है कि उसका टेम्परेचर कितना है, वह निर्भर करेगा उस प्रेशर कुकर के ऊपर लगे छेद से के एरिया से, और उसके ऊपर रखे गए किसी भी भारी वजनदार चीज से। चलिए ऐसे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, तो उस वक्त क्या होता है? वायु दाब में कमी के कारण, या वजह होती है वायु दाब में कमी के कारण। जो वायु दाब होता है यानी कि जो एयर प्रेशर होता है उसमें कमी आ रही है, उसमें गिरावट आ रही है, जैसे हम और ऊपर आसमान की ओर बढ़ने लगते हैं। उस वजह से जो है हवाई जहाज में आपने अक्सर देखा होगा यात्रा करते समय कि पेन से जो है वह स्याही निकलने लगती है पेन से। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। रॉकेट कार्य कैसे करता है? तो वह कार्य करता है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। एक सिद्धांत है संवेग संरक्षण का, उस पर जो है रॉकेट आपका कार्य करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जेट इंजन कार्य करता है, तो जेट इंजन कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। यह एक सिद्धांत है जिस पर जो है जेट इंजन कार्य करता है। ये दोनों आपको सिद्धांत पता होने चाहिए कि कौन सी चीज किस सिद्धांत पर कार्य करती है। रॉकेट कार्य करता है किस सिद्धांत पे? संवेग संरक्षण सिद्धांत पे। और जेट इंजन कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पे। ये दो सिद्धांतों के नाम आपको पता होने चाहिए, बहुत ही बेसिक से हैं, ये आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो परिणाम क्या होगा? तो परिणाम यह होगा कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। मतलब द्रव्यमान जो है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, वह वही रहेगा, लेकिन वस्तु का जो भार है, वस्तु का जो वजन है वह बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बिल्कुल शून्य हो जाएगा, उसका कोई वजन नहीं रह जाएगा। चलिए ऐसे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह होता है जब जितना होता है उसका चौथा भाग। यानी जितना होता है वह उसका जितना का चौथा भाग आप कर दीजिए, उतना उतना जो है वह गुरुत्वाकर्षण बल उस पर पड़ेगा। किसी वस्तु का भार क्या होगा? वह ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किसी भी वस्तु का जो भार होगा वह ध्रुवों पर अधिकतम होगा, ज्यादा होगा। चलिए ऐसे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है का अंतरिक्ष में भार कितना होगा? वह होगा शून्य। अंतरिक्ष में उसका कोई भार नहीं होगा, वह भार हो जाएगा बिल्कुल शून्य। चलिए ऐसे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शरीर का भार अधिकतम कितना होता है? वह होता है ध्रुवों पर। जो ध्रुवों पर होता है वह अधिकतम भार होता है मानव शरीर का। आप अगर अपने शरीर को
ध्रुवों पर रखेंगे तो वह भार जो आपका जो है अधिकतम पहुंच जाएगा, बहुत ही अधिक हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा आपका भार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित क्या करता है? वह करता है तूफान। जो तूफान है वह इंगित करता है वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना, अचानक उसमें गिरावट आ जाती है वायुमंडलीय दाब में। क्यों? तूफान की वजह से। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चला जाए तो नाव क्या होगा? तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी। नाव क्या होगा? नाव किनारे से दूर खिसक जाएगी और बढ़ जाएगी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो क्या होगा? तो पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी, मतलब यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। पानी की सतह में जो वाटर का सरफेस होगा उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आएगा, वह बिल्कुल वैसे की वैसी ही रहेगी जब पूरी तरीके से बर्फ जो है उसमें पिघल जाएगी। और यह बात हो रही है एक बीकर के अंदर अगर पानी आपने भर दिया है और उसमें बर्फ का टुकड़ा तैरा दिया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, वह एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है तो उसका क्या होगा? आगे गतिवर्धन के साथ रेलगाड़ी जो चल रही है वह गुरुत्वाकर्षण जो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है, जो गतिवर्धन लग रहा है उसमें, उस फोर्स के कारण जो है वह रेलगाड़ी में क्या होता है, आप बैठे हुए हैं और रेलगाड़ी आपकी आगे चल रही है, और अब जो आप सिक्का उछालते हैं बैठे हुए वहां पर, तो वह सिक्का जो है उस फोर्स की वजह से जो है उस गतिवर्धन की वजह से जो है पीछे की तरफ गिरेगा। आपके आपके वहीं पर नहीं गिरेगा जहां पर आप बैठे हैं, उसके आपके पीछे की तरफ गिरेगा वह सिक्का, क्योंकि उसमें आपका गतिवर्धन व फोर्स लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार क्या है? वह है घर्षण का बल। जो घर्षण का बल होता है, जो फोर्स होता है घर्षण का, वह जिम्मेदार होता है पानी के बहाव का, खासकर नदियों में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम कहां होता है? वह होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जो है पानी का घनत्व यानी प्रेशर जो है सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जल का अधिकतम घनत्व होता है तो वह होता है 277 केल्विन पर, यानी 277 केल्विन पर जो है जल का अधिकतम घनत्व होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। स्थिरता का जड़त्व या मुख्य कारण है जिसकी वजह से जो है जब आपकी ट्रेन चलती है तो जो यात्री बैठा होता है उसका सिर जो है पीछे की तरफ झुक जाता है, या स्थिरता के जड़त्व की वजह से ऐसा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वायु शक्ति यानी विंड पावर में ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है वह है गतिज ऊर्जा। उस ऊर्जा का क्या नाम है? उस ऊर्जा का नाम है गतिज ऊर्जा, जिसकी वजह से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन आता है, यानी विंड पावर में उसकी एनर्जी का जो है परिवर्तन आता है गतिज ऊर्जा की वजह से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का समुद्र की सतह से ऊपर होता है, वह होता है 1/9 भाग। जो 1/9 भाग होता है उसका, वह सतह से ऊपर होता है आइसबर्ग का, समुद्र में खासकर प्लवन करते हुए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है, वहां पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है। इसकी वजह से वह जो अंतरिक्ष यात्री जो एस्ट्रोनॉट हैं वह निर्वात करते समय सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं क्योंकि गुरुत्व वहां पर नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है अंतरिक्ष में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जब एक चलायमान वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? वह 4 गुनी हो जाती है, वह 4 गुना बढ़ जाती है उसकी गतिज ऊर्जा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा? वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। मतलब अगर आप किसी अंतरिक्ष यान में बैठे हुए हैं और वह अंतरिक्ष यान जो है धरती के चक्कर लगा रहा है, उस वक्त आप अगर कोई भी सेब फेंकते हैं तो वह सेब आपके साथ ही साथ वह भी आगे की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि प्लेनेट का उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। तो जिस तरह आपका वो स्पेसशिप आगे बढ़ रहा होगा उसी स्पीड से जो है आप आपके द्वारा फेंका गया वह सेब भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही लगेगा जितना आपके अंतरिक्ष यान पे लग रहा है, उतना ही वह सेब पे भी लगेगा, खासकर अंतरिक्ष में। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
कलाई घड़ियों में प्रदर्शन युक्तियों में एक पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयुक्त होते हैं, तो वह है द्रव क्रिस्टल। जो द्रव क्रिस्टल होते हैं वह पॉकेट कैलकुलेटर में उन्हें इस्तेमाल में लाया जाता है, खासकर कलाई घड़ियों में। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका क्या होता है, तो उसका द्रव्यमान जो है अपरिवर्तित रहता है, परंतु भार जो है वह शून्य हो जाएगा। जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि आपका जो भार होगा, उस व्यक्ति का जो भार होगा वह बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बिल्कुल शून्य हो जाएगा। लेकिन जो द्रव्यमान होगा वह बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं आएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा करता है अभिकेंद्रित बल के कारण। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो अभिकेंद्रित बल है, जो केंद्रित यानी कि जो जो सेंटर में जो फोर्स लग रहा है, अभिकेंद्रित यानी कि सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है, बल यानी फोर्स, अभिकेंद्रित यानी सेंट्रीफ्यूगल, और सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है उसकी वजह से ऐसा होता है कि कोई भी उपग्रह जो है अगर अपने कक्ष में है तो वह पृथ्वी के बराबर ही चक्कर लगाता रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक वस्तु उस समय स्थित संतुलन में होती है जब वह एक समान वेग से चलती रहती है। अगर वह समान वेग से नहीं चलेगी तो वह वस्तु जो है उस समय पर स्थित नहीं रह पाएगी, संतुलित नहीं रह पाएगी, अपने आप को बैलेंस नहीं रख पाएगी, उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। अगर वह समान वेग में, समान स्पीड में, सेम वेलोसिटी से नहीं आगे बढ़ेगी तो। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, तो वह श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। आप सीरीज में उच्च प्रतिरोध को जोड़ दीजिए, उससे जो है गैल्वेनोमीटर को आप जो है वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी उसको परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी पदार्थ के किसको उस पदार्थ की सतह से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए लगने वाले आवश्यक काम की न्यूनतम राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो वह कार्य फलन। क्या होता है वह होता है कार्य फलन। यानी किसी भी पदार्थ के कार्य फलन को, उस पदार्थ की अगर सतह से आप उस एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के को दूर करने के लिए लगने वाले आवश्यक काम की न्यूनतम राशि के रूप में अगर उसको परिभाषित किया जाए तो वह होता है कार्य फलन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण को कहते हैं काम। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं काम। प्रणाली का मतलब हो गया प्रोसेस। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किए गए कार्य की दर है वह है शक्ति। जो शक्ति है वह किए गए कार्य की दर है, यानी वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, वही है शक्ति। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। गिरते हुए नारियल, तेज रफ्तार कारों, लुढ़कते पत्थरों और उड़ते विमानों से ऊर्जा संबंधित है गतिज ऊर्जा। जो गतिज ऊर्जा है वह संबंधित है गिरते हुए नारियल से, तेज रफ्तार वाली कारों से, लुढ़कते हुए पत्थरों से और उड़ते हुए विमानों से। तो उस वक्त जो है ऊर्जा जो इस्तेमाल में आती है वह है गतिज ऊर्जा, उसमें गतिज ऊर्जा लग रही होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और किस ऊर्जा का योग है, तो वह है गतिज ऊर्जा। इन तीनों ऊर्जाओं का योग होता है। पहला है यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा और तीसरा है गतिज ऊर्जा। इन तीनों ऊर्जाओं का योग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊंचाई उसकी किस ऊर्जा की घटक होती है, वह यांत्रिक। जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसकी घटक होती है किसी भी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊंचाई, यानी ऊर्जाएं, ऊंचाई नहीं ऊर्जाएं, एनर्जी यानी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गुरुत्वात्मीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण दीजिए, तो वह है बांध के पीछे स्थित पानी। जो बांध के स्थित पीछे जो पानी होता है वह एक एग्जाम्पल है, वह एक उदाहरण है गुरुत्वात्मीय स्थितिज ऊर्जा का। उस वक्त एनर्जी बिल्कुल कांस्टेंट है, बिल्कुल स्थितिज है, बिल्कुल कांस्टेंट है, बिल्कुल मतलब कहीं भी एनर्जी मूव नहीं कर रही है, एकदम फिक्स्ड है, बिल्कुल वो स्थितिज है। वह गुरु ऐसी वह गुरुत्वात्मीय स्थित जो है वह एक एग्जाम्पल है बांध के पीछे स्थित पानी का। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जल वैद्युत शक्ति केंद्र यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन टरबाइनों पर पड़ने वाली और शाफ्ट को घुमाने वाली जल की शक्ति का इस्तेमाल करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। टरबाइन के शाफ्ट को घुमाने से पानी की स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो वह है गतिज ऊर्जा। निम्न ऊर्जा रूपांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है, वह है प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। जो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा बनाते हैं वह एक प्रोसेस में किसमें इस्तेमाल होता है, प्रकाश संश्लेषण में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पवन चक्की यानी टरबाइन किस ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है? वह है गतिज ऊर्जा। जो गतिज ऊर्जा है उसमें परिवर्तित करती है पवन चक्की वाली ऊर्जा, यानी यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित होती है गतिज ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गतिज ऊर्जा निर्भर करती है, वह निर्भर करती है गतिशील पिंड के वेग तथा द्रव्यमान पर। इन दो चीजों पर जो है गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। ये आपको पता होना चाहिए कि गतिज ऊर्जा किन चीजों पर निर्भर करती है, किस पर डिपेंड करती है। वह दो चीजें हैं, पहला है गतिशील पिंड के वेग और दूसरा है द्रव्यमान। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल विद्युत उत्पादन के लिए मुख्य रूप से निम्न वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार होता है? वह है गुरुत्वात्मीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, यानी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन। किसमें? गुरुत्वात्मीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। या जिम्मेदार होता है किस चीज के लिए? वैज्ञानिक सिद्धांत, निम्न वैज्ञानिक सिद्धांत में जिम्मेदार होता है जब जल विद्युत उत्पादन के लिए जो मुख्य रूप से या निम्न वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी वस्तु के जड़त्व को उसके किसके द्वारा मापा जाता है? वह है द्रव्यमान। द्रव्यमान के द्वारा जो है उसको मापते हैं, किसी भी वस्तु के जड़त्व को। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड में उच्च क्या होता है? वह है जड़त्व। जो जड़त्व होता है वह सबसे अधिक होता है अधिक द्रव्यमान वाले पिंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति कहलाती है जड़त्व। क्या कहलाती है? वह कहलाती है जड़त्व। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1687 में प्रकाशित फिलोसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसे प्रिंसिपिया के नाम से भी जाना जाता है, किस वैज्ञानिक की महान कृति है? तो उस वैज्ञानिक का नाम है आइजैक न्यूटन। क्या नाम है उसका? उस वैज्ञानिक का नाम है आइजैक न्यूटन। बहुत ही फेमस वैज्ञानिक है ये आइजैक न्यूटन। उन पर जो है या फिलोसफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका जो है प्रकाशित हुई थी, यह बुक प्रकाशित हुई थी सन 1687 में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूटन का निम्न नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है, वह गति का दूसरा नियम। जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वह जो है बल की परिमाणात्मक परिभाषा को देता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जड़त्व यानी जड़ता क्या है? वह है वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति, या जो है जड़त्व होता है। जड़त्व का मतलब होता है कि वर्तमान स्थिति में होने वाले जो परिवर्तन है उसका प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति, क्षमता। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल ना लगे तब तक स्थिर वस्तु स्थिरावस्था में ही रहती है, या यदि वह गतिशील है तो निश्चित गति से एक सरल रेखा में गतिशील रहती है। यह नियम बताता है जड़त्व का नियम। यह नियम किसका है? यह नियम है जड़त्व का नियम। यह आपको पता होना चाहिए कि यह नियम किसका है? यह नियम है जड़त्व का नियम। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आइजैक न्यूटन ने गति के कितने नियमों का सूत्रीकरण किया था? वह था तीन लॉ ऑफ मोशन दिए थे आइजैक न्यूटन ने। ये आपको पता ही होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि 3 नियम बताए थे आइजैक न्यूटन ने गति के माध्यम से, गति से जुड़े हुए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक तोप फायरिंग के बाद पीछे हटती है, क्यों? क्योंकि न्यूटन की गति का तीसरा नियम लगता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप एक्शन करेंगे तो रिएक्शन होगा, आगे की तरफ गोली जाएगी जितनी रफ्तार से, उतनी रफ्तार से बंदूक आपके पीछे आएगी। तो यह थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे वर्क करता है, तोप से फायर की गई किसी भी गोली का। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। न्यूटन का पहला नियम किसके रूप में भी जाना जाता है? वह है जड़त्व का नियम। उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? उसे जड़त्व का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक वस्तु जब तक स्थिर है तब तक वह स्थिर ही रहेगी, और यदि गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। यह न्यूटन का क्या है? यह न्यूटन का प्रथम नियम है कि अगर कोई भी वस्तु, अगर वह रुकी हुई है तो वह रुकी ही रहेगी, और अगर वह चल रही है तो वह चलती ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल या बाहरी फोर्स नहीं लगेगा। यह न्यूटन का पहला नियम बताता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक बल उस वस्तु पर कार्य करता है जो चलने के लिए स्वतंत्र है, यानी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। यदि हमें बल की मात्रा तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात है तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम हमें वस्तु के किस चीज को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है? तो वह है त्वरण।
जो त्वरण होता है उस चीज को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है किसी भी वस्तु के। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रॉकेट प्रणोदन प्रौद्योगिकी यानी रॉकेट प्रपल्जन टेक्नोलॉजी निम्न वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करती है। तो वह सिद्धांत है न्यूटन के गति के नियम। जो न्यूटन के गति के नियम है उन सिद्धांतों पर, उन वैज्ञानिक सिद्धांतों पर काम करता है रॉकेट प्रपल्जन टेक्नोलॉजी यानी रॉकेट प्रणोदन प्रौद्योगिकी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बल के आयाम है तो वह है ml/t-2 यानी ml/t², या फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है फोर्स का ml/t², और जब t आप लाएंगे न्यूमरेटर में तो वह t⁻⁻2 हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि दो बल विपरीत दिशाओं में किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिमाण दोनों बलों के परिमाण का होता है, तो वह है अंतर यानी डिफरेंस। वह क्या होता है, उन दोनों परिमाणों का डिफरेंस यानी अंतर निकल के आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न मात्रा को मरोड़ संतुलन का उपयोग करके मापा जाता है तो वह है बल यानी फोर्स। उसको मापते हैं फोर्स से यानी बल से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बल के परास का घातांक 10⁻⁻16 m होता है तो वह है दुर्बल नाभिकीय। क्या होता है वह होता है दुर्बल नाभिकीय, बिल्कुल ना के बराबर होता है 10⁻16 m का, या घातांक। बल के परास का घातांक होता है 10⁻16 m, या होता है दुर्बल नाभिकीय, बिल्कुल ना के बराबर होता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बल आघूर्ण की दिशा होती है तो वह होती है प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत। क्या होती है वह होती है, दिशा उसकी होती है प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत होती है। बल आघूर्ण की दिशा जो होती है वह प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत ही होती है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है, वह है न्यूटन मीटर। जो एसआई यूनिट है बल आघूर्ण की वह है न्यूटन मीटर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन के धुरी की बीच सीधी दूरी को कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आघूर्ण भुजा। क्या कहते हैं उसे, उस दूरी को कहते हैं, उस सीधी दूरी को कहते हैं आघूर्ण भुजा। ये आपको पता होगा और पता होना भी चाहिए, बहुत ही बेसिक सा है कि बल के अनुप्रयोग में अगर आप फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं किसी भी बल का, किसी भी फोर्स का, तो उस वक्त बिंदु और रोटेशन से धुरी के बीच की जो सीधी दूरी होगी, जो उसकी जो बिल्कुल सीधी दूरी यानी स्ट्रेट जो डिस्टेंस होगी, वह क्या कहलाएगी, वह कहलाएगी आघूर्ण भुजा। क्या कहलाएगी वह कहलाएगी आघूर्ण भुजा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम बड़े में क्या होता है, वह होता है बल आघूर्ण। क्या होता है उसका परिणाम बड़े बल आघूर्ण में होता है।